हवाले से लास्ट वीक में डिस्कस हुआ था कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो आज या थर्सडे को हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम टेस्ट लेंगे 11 बजे मैडम की क्लास के बाद। टेस्ट के हवाले से फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ बात कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 यही है। चैप्टर नंबर 6 में CVP एनालिसिस कंटिन्यू था चैप्टर 5 से। फर्क ये था कि इस चैप्टर नंबर 6 में हमने सेल मिक्स को डिस्कस किया था और एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग से सवाल किए। टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए हैं या 2-4 होमवर्क में दिए थे, अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत अच्छा सा टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में इंक्रीमेंटल एनालिसिस के डिसीजन से 5 डिसीजन से उन पाँचों में से लाजमी बात है कि पाँचों तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई से भी 2 डिसीजन आ सकते हैं उन 5 में से। थ्योरेटिकल चैप्टर 5 में जो हमने चीज़ें 6 में बताई थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर 7 के अंदर जो कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई थी वो याद होनी चाहिए, तो टेस्ट अच्छा हो सकता है। ज़हन में रखिएगा ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। इस टेस्ट की वेटेज आपके फाइनल पेपर में ज़्यादा हो सकता है कि 20 के बजाय 40 मार्क्स का हो जाए। तो आप अपनी पूरी तैयारी कीजिएगा कि 20 का हो या 40 का हो। आप अच्छा टेस्ट करें और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो उसका इफेक्ट, उसका वेटेज फाइनल रिजल्ट्स में भी होगा। ठीक, इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा टेस्ट को, और जो क्लास में नहीं है उनको भी बता दीजिएगा कि प्रेजेंट हो क्लास में। आउट ऑफ सिटी कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी मजबूरी है नहीं पहुंच सकते, उनके लिए बाद में कोई डिसीजन आ जाएगा, कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई टेस्ट ऑनलाइन नहीं है, टेस्ट फिजिकली ही कैंपस में आके देंगे तमाम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइसिंग से रिलेटेड चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ये जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर 7 में किए हमने, चैप्टर 8 में किया, आपने देखा कि आपके लिए थे तो नए, लेकिन ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ये मैनेजमेंट के डिसीजंस पर डिपेंड कर रहे हैं। प्राइसिंग में सबसे बड़ा डिसीजन मैनेजमेंट का ये होता है कि जब एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, उस प्रोडक्ट को किस वैल्यू पर, किस प्राइस के ऊपर सेल किया जाए। उसकी प्राइस का तयन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर फर्म से चाहती है कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करें, और मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने के लिए उस पर जो कॉस्ट आई होती है उस कॉस्ट पर मुनाफा रख के सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जाती है। मुनाफे की परसेंटेज या सेलिंग प्राइस में डिफरेंस जो है कॉस्ट का और सेलिंग प्राइस का, वो बाज़ दफ़ा कॉस्ट का 40% होता है, 50% होता है, 20% होता है। लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट इंडस्ट्री में इसके डिफरेंट मेथड यूज होते हैं प्राइसिंग में। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ फर्म्स और मुख्तलिफ कंपनीज उसकी प्रोडक्शन कर रही हैं उस प्रोडक्ट की, लेकिन आप उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं डिफरेंट कंपनीज। मिसाल के तौर पे राइस है, फ्लोर मिल्स है,
एक जैसी ऑयल्स की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, इन कंपनीज में, इन फर्म्स में, इन इंडस्ट्रीज में कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हैं, सिमिलर मार्केट है, सिमिलर यूज़र हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो, वहाँ पे प्राइस का तयन फिर कंपनीज नहीं करती, प्राइस का तयन मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते, बल्कि प्राइस सेट की जाती है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, प्राइस सेट की जाती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाईज के हिसाब से। आटे की कीमत है, अगर कंपनी चाहे कि मैं अपने आटे की कीमत प्राइस को डिटरमाइन करूं, तो ऐसा मुमकिन उसके लिए नहीं, बल्कि जो आटे की डिमांड एंड सप्लाई से रेट तयन होगा वो सबके लिए होगा, उस इंडस्ट्री में मौजूद तमाम फर्म को वो रेट अप्लाई करना होगा, उसको अडॉप्ट करना होगा। ऐसी कंपनीज प्राइस टेकर्स कहलाती हैं, ये प्राइस मार्केट से लेती हैं, ये खुद अपने प्राइस सेट नहीं कर सकती। अब जब खुद प्राइस सेट नहीं कर सकती तो मुनाफा किस तरह से बढ़ाया जाए? उसके लिए फिर प्राइस, क्योंकि मार्केट से लिए जा रहे हैं, मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए प्राइस का तयन किया जा रहा है, और उस कंडीशन में फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक यूनिट की प्राइस सेट है कि 80 रुपीज़ पर यूनिट, 80 रुपये पर यूनिट, तमाम कंपनीज को 80 रुपीज़ पर यूनिट में सेल करना है। अब कंपनीज अपना मुनाफा इंक्रीज किस तरह कर सकती है कि 80 रुपीज़ का जो एक यूनिट सेल किया जा रहा है, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कॉस्ट को कितना कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका मुनाफा फी यूनिट 20 रुपीज़ का हो और 80 में सोल्ड करना है, 80 से ज़्यादा में सोल्ड नहीं कर सकते पर यूनिट, और मुनाफा आप चाहते हैं कि $20 या 20 रुपीज़ पर यूनिट हो, तो ज़रूरी है कि फिर आपकी कॉस्ट $60 से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब आप डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करें, अब आप मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ करें, अब आप लेबर को अपने कम रेट के ऊपर रखें, कुछ भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम, आपका मुनाफा पर यूनिट $20 का हो, तो आपकी कॉस्ट 60 से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो फिक्स है $80। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट्स जिसमें कंपटीशन नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, हर कंपनी अपने नाम और अपनी गुडविल की बेस पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, ऐसी प्रोडक्ट में फिर प्राइस का तयन मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, बनाने वाले अपनी प्राइस का तयन करते हैं, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो फिर प्राइस का तयन डिफरेंट मेथड से करते हैं। उन मेथड्स को इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, जिनमें टारगेट कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग है, इस टाइप के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हेडिंग अपने पास डालेगा प्राइसिंग की, 2-4 लाइनें लिखकर मैं मेथड्स के नाम लिखवाता हूँ, और फिर 1 बाय 1 मेथड के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से करना शुरू करेंगे। प्राइसिंग की हेडिंग डाल दें अपने पास।
company must price its product प्राइसिंग की हेडिंग डाल के लिखे हैं कंपनी must price its product to cover its cost and earn reasonable profit, to cover its cost and earn a reasonable profit. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, in most cases a company does not set the price because the price is set by the competitive market, according to laws of supplies and demand, according to the laws of supply and demand. According to the laws of supplies and demand. These companies are called price takers. Next line से लिखें, in other situation कॉमा डाल के the company set the prices where the product is especially made for a customer, where the product is especially made for a customer or when there are few or where the product is especially made for a customer or when there are few or no other product or no other producer, few or no other producer capable of manufacturing a similar item,
यानी एक सिचुएशन को जो पहले लिखवाई जिसमें कंपटीटर्स मौजूद हैं और कंपटीशन की वजह से मैन्युफैक्चर करने वाला अपने प्रोडक्ट की प्राइस का तयन खुद नहीं करता बल्कि मार्केट तयन करती है डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस के तयन, प्रोडक्ट की प्राइस का तयन। दूसरी सिचुएशन वो है जिसमें मैन्युफैक्चर कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस का तयन करती है किस कंडीशन में, जहां पर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेशली एक ऑर्डर तैयार हो रहा हो या जो आइटम बनाए जा रहे हैं वो कोई दूसरा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उस जैसा सिमिलर आइटम तैयार ना कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में कंपनी के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो उस प्रोडक्ट की प्राइस का तयन इजीली कर सके। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, द फॉलोइंग methods are used to determining product price. The following methods are used to determine product price. To determine product price. To determine product price. Number 1, target costing. Number 1, target costing. Number 2, cost plus pricing. Cost plus pricing. आगे ब्रैकेट में लिखते हैं इसको फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहा जाता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहा जाता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ब्रैकेट में इसके आगे लिख लें फुल कॉस्ट प्राइसिंग। थर्ड वन, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। Absorption cost pricing. Absorption cost pricing. Next, time and material pricing. Time and material pricing. आगे ब्रैकेट में लिखिएगा प्राइसिंग सर्विसेज। टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग के आगे लिखिएगा प्राइसिंग सर्विसेज। यानी जो ऐसे बिजनेस है जहां पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग। एक ऑटो मैकेनिक है, शोरूम है जहां पे सर्विस दी जा रही है रिपेयरिंग की। अब वहाँ पे रिपेयरिंग के साथ साथ आप अपनी गाड़ी लेकर गए, उसमें कुछ फॉल्ट था, उस फॉल्ट को वो मैकेनिक सही करेगा, उसके भी चार्जेस देगा। उस सही करने के दौरान उसने कुछ पार्ट्स चेंज किए, कुछ नए पार्ट्स लगाए, ऑयल चेंज किया, इस मटेरियल के भी चार्जेस देगा। तो जो उसने अपना टाइम खर्च किया और जो मटेरियल खर्च हुआ इसके कॉम्बिनेशन से प्राइस डिटरमाइन होगी उस सर्विस की जो उसने आपके लिए दी, आपको प्रोवाइड करी। तो वो कहलाता है टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग मेथड। टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग मेथड नॉर्मली सर्विसेज बिजनेस के अंदर इस मेथड को यूज किया जाता है। इससे ऊपर जो लिखा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, वेरिएबल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये वही फर्क है जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो बुनियादी फर्क फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट का था। वेरिएबल कॉस्टिंग में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर
फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये डिफरेंस था, तो वही डिफरेंस यहाँ प्राइसिंग में भी आएगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लिखवाया, जिसमें हमने फुल कॉस्टिंग मेथड भी इसको लिखवाया। ये फुल कॉस्टिंग इसलिए कि इसमें तमाम कॉस्ट इंक्लूड कर दी जाती है प्राइसिंग डिटरमाइन, प्राइस को डिटरमाइन करते हुए। और सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग के नाम से है ये, इन बाकी तमाम से डिफरेंट है टारगेट कॉस्टिंग क्या है। अभी इसी से शुरू करेंगे टारगेट कॉस्टिंग से। लेकिन एक खास बात कि ये तमाम मेथड जो भी आपको लिखवाए, कितने, ये पांच मेथड है। ये एक्सटर्नल सेल जब की जाती है प्रोडक्ट्स, ये उस वक्त मेथड यूज होते हैं। नीचे लाइन में लिख लें, ऑल अबव मेथड्स आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सेल। All above pricing method या methods are used for external sale. हाँ, सेल एक्सटर्नली होती है। जब हम अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम एक्सटर्नली सेल करते हैं, ये बात आपने पूछी बिल्कुल सही। लेकिन इंटरनल सेल भी होती है। वो क्या होती है इंटरनल सेल? इंटरनल सेल ये होती है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपनी ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट को सेल कर दे। मिसाल के तौर पर शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, शूज़ मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है जो शूज़ का सिर्फ सोल बना रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो उसके ऊपर की बॉडी तैयार कर रहा है। अब सोल बनाने वाले डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने सोल, कंपनी के सोल जो डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सिर्फ सोल मार्केट में सेल आउट कर, सिर्फ सोल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सोल जितने भी बना रहा है वो अपने दूसरे डिपार्टमेंट को दे, ताकि वो डिपार्टमेंट उस सोल के ऊपर फर्दर काम करके कंप्लीट शूज़ की शक्ल दे दी जाए और कंपनी अपनी उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करे। तो आया ये डिवीजन जो कि सोल तैयार कर रहा है, ये दूसरे डिपार्टमेंट को किस रेट पर ये सोल देगा। लाजमी बात है कि वो मार्केट प्राइस से तो कम पे देगा। अगर मार्केट प्राइस पे दे तो वो डिपार्टमेंट जो सोल ले रहा है, वसूल कर रहा है, खरीद रहा है, वो इंटरनल डिपार्टमेंट से क्यों सोल खरीदे। इस वक्त भी प्राइस का तयन क्या होता है, जो कहलाता है प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल या इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाती है। सेल का वर्ड यूज नहीं होता, ट्रांसफर प्राइसिंग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की प्राइसिंग क्या है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक टारगेट होता है ना, हर डिपार्टमेंट मुनाफा कमा रहा होता है, तो हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मेरा मुनाफा मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। लिहाजा ये ट्रांसफर प्राइस का तयन भी इंटरनल सेल की सूरत में होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल। इसी तरह ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप अपने एक ही कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स बने हुए हैं, डिफरेंट ब्रांचेस खुली हुई हैं, उनके दरमियान में ट्रांसफर प्राइस क्या होगी उसका भी तयन किया जाता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं प्राइसिंग के तयन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले मेथड्स हैं वो आपको ये अभी लिखवाए फॉर एक्सटर्नल सेल। नंबर 1 इसमें हेडिंग डालें, टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग is the target cost, the target cost pricing
is used in competitive market, is used in competitive market. Competitive market. In competitive market, the price of a product in competitive market, the price of the product is affected by the law of supply and demand. The laws of supply and demand. Therefore, full stop के बाद therefore to earn a profit, therefore to earn a profit, companies focus on controlling cost. Companies focus on controlling cost. Controlling cost. वही बात जो अभी समझाई थी हमने थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस का तायुन हो रहा हो वहाँ पर आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका यह है कि आप प्राइस डिटरमाइन नहीं करते प्रोडक्ट की, कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए इसको बनाने में, ताकि हम अपना डिजायरेबल प्रॉफिट हासिल कर सकें। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, दिस रिक्वायर्स सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट। दिस रिक्वायर्स सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट। दिस रिक्वायर्स सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट that provides a desired profit. That provides a desired profit. Provides a desired profit. Next टाइप में फॉर्मूला लिखिए इसका, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू market price minus target cost. Market price minus desired profit. Market price minus desired profit. नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं once the company has determined the price
by demand and supply, by demand and supply, comma, it can determine its target cost, it can determine its target cost by setting a desired profit, by setting a desired profit. जब एक दफा मार्केट से आपको पता चल जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक मार्केट प्राइस क्या होगी, तो आप उस मार्केट प्राइस में से डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। जैसे अभी मिसाल में दे रहा था कि आपको पता है कि मार्केट में प्राइस का तयन $80 पर यूनिट हुआ है और आपका डिजायर्ड प्रॉफिट $20 पर यूनिट होना चाहिए, तो आपकी टारगेट कॉस्ट जो आएगी वो कितनी बन जाएगी, $60 पर यूनिट। अब आपकी जो टीम है जिसके अंदर परचेजिंग से लेकर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक इन्वॉल्व है, खरीदारी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी सेलिंग, मार्केटिंग, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का टारगेट ये होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस रेट पर खरीदें, किस लेबर को इस्तेमाल किया जाए, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाए, किस तरह से मार्केटिंग की जाए कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट $60 से एक्सीड ना हो। अगर कॉस्ट $60 से एक्सीड हो गई तो हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते, तो मुनाफा कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मुनाफा कम हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते कि अपने मुनाफे को $20 रखने के लिए सेलिंग प्राइस 80 से बढ़ाकर 90 कर दें, ये हमारे बस में नहीं होता उस मार्केट के अंदर जहां कंपटीशन है। यस, ये अभी कैलकुलेशन में आएगा, बिल्कुल दोनों कॉस्ट। एक्सरसाइज देखिए जरा। Brief exercise question number 8-1. Brief exercise question number 8-1. वैसे में कहा जाता है कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स। मार्केट फॉर द हार्ड ड्राइव इज वेरी कॉम्पिटिटिव। द करंट प्राइस ऑफ अ मार्केट हार्ड ड्राइव इज $45. कंपनी would like a profit $15 per drive. How can company accomplish this objective? सिंपल इस फॉर्मूले को पुट करके और आप मालूम कर लें कि कंपनी इस अपने डिजायर प्रॉफिट को, इस ऑब्जेक्टिव को किस तरह हासिल कर सकती है। आप उसकी टारगेट कॉस्ट निकाल के बता दें कि अगर उसकी टारगेट कॉस्ट इतनी होगी तो वो अपना डिजायर प्रॉफिट हासिल कर सकती है। यहाँ पे मार्केट प्राइस आ रही है $45 और प्रॉफिट आ रहा है $15। 45 माइनस 15, पहले फॉर्मूला लिखें, 45 माइनस 15,
exercise E8-1, E8-1, exercise 8-1. क्वेश्चन नंबर 8-1 में कहा जा रहा है कि कंपनी जो है चीज स्लाइसर बनाने चाह रही है, जिसकी मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो $20 की है। उसी जैसी अगर प्रोडक्ट को तैयार किया जाए तो उसकी कॉस्ट $22 आ रही है, लेकिन कंपनी इस बात पे बिलीव रखती है कि अगर वो चीप मटेरियल, कम वैल्यू का मटेरियल और अपनी लेबर को एफिशिएंट बना दे तो वो ये टारगेट हासिल कर सकती है। कंपनी डिज़ायर करती है कि उसका रिटर्न जो होगा वो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा, यानी सेलिंग प्राइस का 30% जो है वो मुनाफा होगा। कंप्यूट करें टारगेट कॉस्ट, क्या टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए बेटा? इस वक्त मार्केट प्राइस क्या है इसकी? इस वक्त मार्केट प्राइस है $20। मार्केट प्राइस $20 है और प्रॉफिट जो है, डिजायर प्रॉफिट जो है वो कितना है? डिजायर प्रॉफिट इज 30%। कितना बना डिजायर प्रॉफिट? $20 का 30% निकालें, $6 बना। लिहाजा टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए मार्केट प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। मार्केट प्राइस 20, डिजायर्ड प्रॉफिट 6, टारगेट कॉस्ट $14 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद 8-2। क्वेश्चन 8-2 में डेटा अगर इसका निकालें आप, लेजर गन कंपनी बना रही है, लाइट लेजर गन, और कंपनी कंपटीशन की वजह से उसे मालूम है कि वो $90 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। मार्केट के कंपटीशन की वजह से एक लेजर गन की प्राइस $90 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। At this price, company believes it can sell 1 lakh of these laser gun. Company will require an investment of 80 lakh
या 8 million to manufacture, and company wants to ROI, return on investment, चाहे तो कहीं लिख लें return on investment, ROI, 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 return on investment. मार्केट प्राइस $90 निकली थी इसमें, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 8 मिलियन या 80 लाख डॉलर की। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट, 20% है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट जो है, डिजायर्ड प्रॉफिट बराबर है इन्वेस्टमेंट पर मल्टीप्लाई करते हैं आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज। पता चला इन्वेस्टमेंट 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ गया, 16 लाख डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया। और डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए, पर यूनिट उसने कहा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स सेल हो सकते हैं, 1 लाख यूनिट सेल हो सकते हैं। तो 1 लाख यूनिट से इसको डिवाइड कर दिया, तो डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 16। अब टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया कि टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। पता चला मार्केट प्राइस $90 और डिजायर्ड प्रॉफिट $16, तो टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, $74 होनी चाहिए टारगेट कॉस्ट। नेक्स्ट स्टडी प्लान है अपने पास कॉपी करने के बाद, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, हेडिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखिए, इन लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इन लेस कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे कंपटीशन कम हो, इन लेस
in a less competitive market या environment, less competitive market, comma, companies have a greater ability, companies have a greater ability, companies have a greater ability to set the product price, to set the product price, ability to set the product price. This is referred to as cost plus pricing. This is referred to as cost plus pricing. This is referred to as cost plus pricing. Full stop. Next time में लिखिएगा under this approach या under this method. Under this method, company first determine a cost base. Company first determine a cost base and then add ADDS, add a markup, and then add a markup to the cost base, to determining target selling price, to determining target selling price, to determining target selling price. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कॉस्ट बेस इंक्लूड्स. ये कॉस्ट बेस क्या है? कॉस्ट बेस इंक्लूड्स all of the cost required to produce and sell. तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ गई, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आ गई. All of the costs required to produce and sell the product. Required to produce and sell the product, comma. Then markup. Then the markup represent the desired profit. Then the markup represent desired profit. और इस cost base पे जो ऐड करते हैं मार्कअप को, तो ये मार्कअप क्या है? The markup represent the desired profit. यानी आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी और उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट को, आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस निकल आई कि कितने में उसको सेल किया जाएगा. नीचे फॉर्मूला लिखिए. टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वहां टारगेट कॉस्ट थी बेटा. टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट बेस प्लस मार्कअप
प्रॉफिट ऐड करते हैं इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, मार्कअप पर यूनिट इज इक्वल टू, मार्कअप पर यूनिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस यूनिट्स। Markup percentage is equal to markup per unit divided by total cost per unit. पर देखिए, यही टारगेट प्राइस का फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट प्लस ये जो मार्कअप इसमें ऐड किया जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट, मार्कअप जो ऐड होगा वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर मार्कअप परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय मार्कअप परसेंटेज। एक्सरसाइज निकालें। ब्रीफ एक्सरसाइज 8-2, ब्रीफ एक्सरसाइज 8-2।
एक्सरसाइज 8-2 वैसे में कहा जा रहा है कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस कर रही है स्नो बोर्ड, द फॉलोइंग पर यूनिट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सब पर यूनिट दिए जा रहे हैं। आमतौर पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी जाती, आप उसको कन्वर्ट करते हैं पर यूनिट में। यहाँ पे गिवन है पर यूनिट सब चीज़। यूजिंग 30% मार्कअप परसेंटेज ऑन टोटल पर यूनिट कॉस्ट। मार्कअप की परसेंटेज, ये जो कैलकुलेशन करी थी मार्कअप परसेंटेज निकालने की, ये परसेंटेज गिवन है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये परसेंटेज गिवन है आपको। मार्कअप परसेंटेज कितने परसेंट? 30% है। कंप्यूट करें टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये जो फॉर्मूला हमने सबसे लास्ट में अभी लिखा है, इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट पर यूनिट मालूम कर लें। टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, सम कर लीजिए जरा अपने पास। टोटल कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, साथ साथ बेटा करें इसको। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग and administrative expense, fixed selling and administrative expense। जरा वैल्यूज बताइए मुझे। डायरेक्ट मटेरियल 12, लेबर 8, 6, 14, 4, 12। सम कर लें 56 आ जाए टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 56 डॉलर टोटल कॉस्ट पर यूनिट। परसेंटेज गिवन है, इस फॉर्मूले में पुट कर दे, टारगेट सेलिंग प्राइस निकल आएगी। टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर परसेंटेज अप्लाई कर दें। मार्कअप परसेंटेज पता चला टोटल कॉस्ट 56 प्लस 56 पर कितने परसेंट? 20%। यस 20% निकालें। 16.8 प्लस कर दे दोनों को। 72.8 इज द टारगेट सेलिंग प्राइस। आप अपनी प्रोडक्ट को 72.8 पे सेल करेंगे तो आपको टारगेटेड इनकम हासिल हो जाएगी। कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ब्रीफ एक्सरसाइज 8-3।
क्वेश्चन 4 और 5 जरा ट्राई करें जल्दी बेटा, कुछ ट्राई करें, होने चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन 4 और 5, क्वेश्चन 4 एंड 5, ब्रीफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 एंड 5। Absorption cost pricing, absorption cost pricing, absorption cost pricing। cost pricing क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या निकाल के लिखे इसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, absorption cost pricing is consistent with generally accepted accounting principle, generally accepted accounting principle, stop. It includes both variable and fixed manufacturing cost. It includes both variable and fixed manufacturing cost as a product cost. Both fixed and variable and fixed manufacturing cost as product cost, as product cost. फुल स्टॉप के बाद देखें, it exclude बाहर निकाल देती है, exclude from this cost base, it exclude from this cost base both variable and fixed selling and administrative expense, both variable and fixed selling and administrative expense. Next paragraph से लिखें, the first step in absorption cost pricing, the first step in absorption cost pricing is to compute the unit manufacturing cost, is
to compute the unit manufacturing cost Next line, the second step in absorption cost pricing. The second step in absorption cost pricing is to compute the markup percentage. Markup percentage by using following formula. By using following formula. चेक करें जरा पिछले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मार्कअप परसेंटेज का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, चेक कीजिए अपने पास। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? Markup percentage is equal to markup per unit डिवाइडेड, इधर देखिए बोर्ड पे, पहले बाद में कॉपी कीजिएगा, डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। चेंज क्या आया इस फार्मूले में और पिछले वाले में कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, और मार्कअप प्राइस पर यूनिट में ऐड हो जाएंगे टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। Total selling and administrative expense. रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपने प्रीवियस वाले मेथड में देखा कि जब आप टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और इसके साथ साथ वेरिएबल और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी इसमें ऐड कर देते हैं। अभी आपने क्वेश्चंस किए, ये कहलाता है फुल कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या किया कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, जिसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करी पर यूनिट, और जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से उसको मर्ज कर दिया मार्कअप के साथ, मार्कअप परसेंटेज के साथ। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी अपने पास ये फॉर्मूला लिख लें मार्कअप परसेंटेज का, markup per unit plus selling and administrative expense divided by manufacturing cost per unit.
और हमारे पास जो फार्मूला टारगेट कॉस्टिंग का यूज होता है या टारगेट सेलिंग प्राइस का, वो सेम वही रहेगा जो पहले का। चेक करके बजाय बताइए था टारगेट सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था? टोटल कॉस्ट पर यूनिट की जगह अब आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट की जगह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई किससे होगा? मार्कअप परसेंटेज के साथ। इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर लीजिए अपने पास, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मूला। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8-4 किया था, निकाले वही क्वेश्चन 8-4। ब्रीफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि डेटा यूज करें क्वेश्चन 8-4 का और मार्कअप परसेंटेज यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्राइसिंग मालूम करें। देखिए 8-4 में जो डेटा आपको गिवन था, डायरेक्ट मटेरियल 36, डायरेक्ट लेबर 24, डायरेक्ट मटेरियल 36, डायरेक्ट लेबर 24, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना 18 और वेरिएबल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 40, 18 और 40। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट भी कहते हैं। तो ये था $30 प्लस टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट निकालने हैं। 42। ये आपको ऑलरेडी गिवन थे, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 14 और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने? सब करते हैं। टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट आ गई 42। ये 42 आप यहाँ पर ऐड कर दें और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दें 118। ऐड करके 72 आया, डिवाइडेड बाय 118 0.61, यानी 61% आ गई आपके पास मार्कअप परसेंटेज 61%। अब अगर टारगेट सेलिंग प्राइस निकालनी है, बोर्ड पर देखें तो टारगेट सेलिंग प्राइस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? $18 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मार्कअप परसेंटेज 61% अप्लाई कर दीजिए सर। 118 प्लस 118 का 61% निकालें 71 और प्लस कर दें 118 में 189। ओके ओके असल में ये परसेंटेज है 61.61
61.017%। और ये परसेंटेज जब अप्लाई की जाएगी ये 118 पे, तो ये 72 आएगा राउंड अप होकर, और 72 को ऐड करते हैं 118 में 190। ये आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस। सर बुला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट कहा जाए या मार्कअप पर यूनिट कहा जाए, एक ही बात है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कही जाए या मार्कअप परसेंटेज की जाए, एक ही बात है। इसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 8-4 8-4। अच्छा 3 रहती है, 3 पे चले, पहले 3 समझ लें फिर 4 कर देते हैं। 3 में जो डेटा गिवन है चेक करें। एक्सरसाइज बात हो रही है, ब्रीफ एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज। आपको सेलिंग प्राइस बता दी गई मार्केट के हिसाब से $100 और कॉस्ट बताई जा रही है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट $100।
एज्यूम करें कंपनी यूज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सेटिंग सेलिंग प्राइस 20% above its cost. What would be the price charged for the product? Under what circumstances might company consider manufacturing the all boy swimming suits जो है गिविंग दिस अप्रोच? देखिए इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आपको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस. व्हाट वुड बी द प्राइस चार्ज, कितनी प्राइस चार्ज की जाएगी. यहाँ पे टोटल कॉस्ट में सिर्फ यही गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यही टोटल कॉस्ट है. सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का कोई तस्करा नहीं. तो सेलिंग प्राइस 20% above its cost. सेलिंग प्राइस 20% above its cost. $100 वो मार्केट सेलिंग प्राइस. देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में कहा गया. रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है टारगेट कॉस्टिंग. अब जब टारगेट कॉस्टिंग करेंगे, जो हमने पहले किया था टारगेट कॉस्टिंग, उसमें मार्केट प्राइस इस्तेमाल होगा. टारगेट कॉस्टिंग का क्या फॉर्मूला करवाया था आपको? टारगेट कॉस्टिंग में टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट. अब यहाँ पे मार्केट प्राइस 100 है, डिजायर्ड प्रॉफिट मालूम करके माइनस करके उसमें से मार्केट प्राइस ऊपर पैराग्राफ में $100 दी जा रही है. टारगेट कॉस्ट आ जाएगी. डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? %20 है. 20% अबव इस कॉस्ट. कॉस्ट का 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट से जो 20% ज्यादा है वो मुनाफा है, प्रॉफिट है. यानी मार्कअप परसेंटेज गिवन है कितनी? 20%. मार्कअप परसेंटेज 20% है. किसका 20% है? डिजायर्ड प्रॉफिट है. मार्केट यानी टोटल अमाउंट का, टोटल कॉस्ट का. तो बताइए डिजायर्ड प्रॉफिट अगर निकालना हो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप परसेंटेज. टोटल कॉस्ट 100 थी, मार्कअप परसेंटेज 20%, $20 डिजायर्ड प्रॉफिट आया. तो टारगेट कॉस्ट क्या होगी? टारगेट कॉस्ट होगी 100 माइनस 80. ये रिक्वायरमेंट सी है जो भी हमने करी. ये रिक्वायरमेंट सी है. बी पर आ जाइए. बी में सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस, क्या प्राइस चार्ज करेगा वो रिटेलर से. कितनी प्राइस चार्ज करेगा? कितनी?
टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच इस्तेमाल की जाए। टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच कब इस्तेमाल की जाती है? जब मार्केट प्राइस का तयन आप नहीं करते, बल्कि आप मार्केट प्राइस की मदद से टारगेट कॉस्ट निकालते हैं। जो मार्केट प्राइस वो होती है जो मार्केट डिफाइन कर रही होती है, और यहाँ पर वो कितनी है? 100 है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर बी में अगर टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच को यूज किया जाए, टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच लिखा हुआ भी है, assume the company use target costing, what is the price of the tenant would be charged? So the price would be charged of 5 rupees या of rupees या of $100 चार्ज की जाएगी प्राइस उसकी। बी रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपको ये लिखना है। सेलिंग प्राइस इन टारगेट कॉस्टिंग जो है वो $100 होगी। सेलिंग प्राइस इन टारगेट कॉस्टिंग $100 आएगी। और रिक्वायरमेंट नंबर ए जो है वो फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें। रिक्वायरमेंट नंबर ए में टोटल कॉस्ट भी 100 आ रही है और परसेंटेज 20% है मार्कअप की, और 100 में 20 को ऐड करेंगे, $120 इट्स अ टारगेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। रिक्वायरमेंट नंबर 1।
ये भी सही करे बेटा, तो इसको भी जरा सही, मैंने असल में डेटा 30 लाख को किससे डिवाइड करना है? 5 लाख से। यहाँ डिवाइड करें, अभी हमने वही सेम काम इधर देखे बोर्ड पे, यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाली और फिक्स्ड और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को अलग कर लिया, पर यूनिट निकाली। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट चाहिए या मार्कअप पर यूनिट चाहिए। उसके लिए आपका काम यह है कि आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करें और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट निकाल लीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट, जिसको आप मार्कअप पर यूनिट भी कह सकते हैं। मार्कअप पर यूनिट मालूम करने के लिए इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दे रेट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज से, और डिवाइड कर दे प्रोड्यूस यूनिट्स। पता चला इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर चेक करें, इन्वेस्टमेंट की 26 मिलियन की, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज 25% डिवाइडेड बाय 5 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बताइए पर यूनिट कितना है? 13 आ गया आपके पास मार्कअप पर यूनिट। अब इधर देखिए, ये फार्मूला है मार्कअप परसेंटेज मालूम करने का। मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप पर यूनिट जो अभी आपने निकाला, मार्कअप पर यूनिट प्लस टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट divided by manufacturing cost per unit। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मार्कअप पर यूनिट आया आपके पास $13, टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई $17। डिवाइड कर दे इसको 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 37 से। यस, मल्टीप्लाई 100 करने के बाद बता रहे 81.08 मार्कअप परसेंटेज निकल आई आपके पास। अब इस मार्कअप परसेंटेज के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। देख लीजिए बोर्ड पे, मार्कअप परसेंटेज में अब ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये कंटिन्यूटी में यहाँ पर है
यही टारगेट सेलिंग प्राइस मालूम की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्कअप परसेंटेज बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या थी वहां पे? 37 पे 81.08%। कितना आएगा? 1330 67 टारगेट सेलिंग प्राइस आ गया। Under variable cost pricing, under variable cost pricing, under variable cost pricing, under variable cost pricing, comma, the cost base consists the cost base consists of all of the variable cost associated with the product, associated with a product, associated with a product, comma, including variable selling and administrative cost, including variable and administrative, variable selling and administrative cost, variable selling and administrative cost, including variable selling and administrative cost. नेक्स्ट टाइम से लिखिएगा, द मार्कअप must provide for all fixed cost. Markup must provide for all fixed cost and the target ROI return on investment. Next time मिलेंगे, the first step in variable cost pricing. The first step in variable cost pricing. The first step in variable cost pricing is to compute. The first step in variable cost pricing is to compute the unit variable cost. The unit variable cost full stop
The second step in variable cost pricing, the second step in variable cost pricing is to compute markup percentage, बोर्ड पर देखिए। हमने चैप्टर नंबर 6 में वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस देखा था। ये वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का हिस्सा है तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर पीरियड कॉस्ट का हिस्सा है तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का डिफरेंस देखा था। यहाँ पर भी अगर आप देखें, आपके सामने कैलकुलेशन हुई भी है। जब आप यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो आप उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नाम नहीं बल्कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नाम देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का नाम देंगे। और इसमें से क्या चीज निकल जाएगी? इसमें से फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल जाएगा और इस जगह आ जाएगा वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कि यहाँ पे देखें वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है? 14। और यहाँ पे जो लिखा हुआ था फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो कहाँ चला जाएगा? वो इधर आ जाएगा। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी? 40। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 68 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 92। ये चेंज क्लियर है सबको? ये वेरिएबल कॉस्ट एक जगह हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट एक जगह हो गई। अब इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? इस फॉर्मूले में मार्कअप परसेंटेज ऑन रिटर्न ऑन या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज जो है वो ROI पर यूनिट और मार्कअप पर यूनिट में प्लस करेंगे हम टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं, यहाँ ऐड की जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। यहाँ पे क्या फर्क आएगा बताइए? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जगह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जगह आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको मार्कअप परसेंटेज के साथ। क्लियर है बात की? तो अपने पास पहले ये फॉर्मूला लिखिए, सिर्फ इस फॉर्मूले को भी लिख लें और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए जरा अपने पास, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करवा दूँ। ये दो फॉर्मूले अपने पास लिख लीजिए जो भी मैंने लिखवाया इसमें। सिर्फ अभी ये दो फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन देखिए, ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ब्रीफ एक्सरसाइज 8-11 जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप डेटा यूज करें 8-4 का। 8-11 में लिखा हुआ है कि आप डेटा यूज करें 8-4 का। बोर्ड पर देख लीजिए, बाद में कॉपी कीजिएगा जरा। बोर्ड पर देखें, ये डेटा हमने ऑलरेडी रब नहीं किया था, ये 8-4 का डेटा है। वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दी, फिक्स कॉस्ट अलग कर दी। मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मार्कअप पर यूनिट गिवन है 30, फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें इसके अंदर। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 68 को हमने इसमें ऐड कर दिया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दिया 92 से। ऐड करके आया है 98 डिवाइडेड बाय 92। 88 है, 98 डिवाइडेड बाय 92 1.0652 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें 106.52%। बोर्ड पर देखें, बाद में कॉपी। अब यहाँ पर आ जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 92 थी और 92 के ऊपर रेट अप्लाई कर दें। 92 मल्टीप्लाई बाय 106.52%। 106.52%। हाँ, तो 98 आ जाएगा राउंड अप होके वो, और 98 को 92 में ऐड कर दें। 190 टारगेट सेलिंग प्राइस, इत्तेफाक से सेम है टारगेट सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ब्रीफ एक्सरसाइज 8-11 सेम काम देखिए यहाँ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, E8-19। डेटा वही क्वेश्चन नंबर 5 का लेना है। यहाँ से आपने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को रख कर दिया जो कि $6 आ रहा था, और यहाँ लिखा वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बताएं कितने? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 14 प्लस करते बेटा, कितने आए? 45। और यहाँ पर आ जाएंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसमें आपने आई थिंक 30 लाख को डिवाइड किया था 5 लाख से, तो 6 आया था। चेक कर ले, ऐसे ही है। और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ये कैलकुलेशन सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आ जाए ये वाली चीज, टोटल सेलिंग की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब पुट कर दें यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है, सम करें इसको 9 और डिवाइड कर दें 45 से। 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 45 0.48। तो ये आ गया 48.8%। ये परसेंटेज निकल कर आ गई इसकी। अब इस परसेंटेज को देखें, यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जगह क्या चीज आएगी बताइए? वेरिएबल कॉस्ट आएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट बन रही है 45। यहाँ पर आ रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 45
मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज क्या है 0.88%। कैलकुलेट कर ले, बताएं कितनी अमाउंट आई, यानी 22 और 45 में ऐड कर ले 67। कॉपी कर लीजिए बेटा, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट।